नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, 16 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड सामने निकल कर के आया है और फिर बैंक में हो रहे फ्रॉड के बारे में चर्चाएँ होने लगी हैं। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ये हितेश सिंगला इसका नाम है। इन्होंने ये फ्रॉड किया था, बैंक ऑफ इंडिया के ये ऑफ़िसर हैं। मुंबई के टुन्नूर रोड ब्रांच में ये फ्रॉड हुआ है। 16 करोड़ का फ्रॉड किसी एक अकाउंट में नहीं हुआ है, मल्टीपल अकाउंट में सिस्टमैटिक तरीके से इस बंदे ने 2 साल के ड्यूरेशंस में फ्रॉड करे हैं और ये फ्रॉड करके भाग गया था। फिर इसकी रिपोर्टिंग इसको सस्पेंड करके मैनेजमेंट ने इसको सस्पेंड करी जब मामला प्रकाश में आया और फिर ईडी सीबीआई को रिपोर्ट किया गया। ईडी सीबीआई ने प्लॉट करके मूविंग ट्रेन से इसको अहमदाबाद से पकड़ा और फिर सारी बातें खुल करके सामने आई कि इन्होंने क्यों फ्रॉड किया था और कैसे फ्रॉड किया था। देखें अलग-अलग पोज में इसी शख्स का ये फोटो है, हितेश सिंगला नाम है। मूविंग ट्रेन में इसको अहमदाबाद से पकड़ा गया। इन्होंने जो फ्रॉड करे थे उसमें से 16 करोड़ रुपए से 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए तो इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा दिए थे। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही रिस्की ट्रेड ऑप्शंस होता है। 90% प्लस लोग इसमें लॉस में रहते हैं, पता नहीं फिर भी लोगों को क्या चस्का लगा हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जितने भी हाल के दिनों में बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ऐसा नहीं है कि उससे कुछ घर खरीद रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव्स का, अपने किसी फादर पेरेंट्स का कोई इलाज करा रहे हैं। देखो फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी सब चक्कर में पड़ रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, गेम गेमिंग गेम ऊपर से बेटिंग करना, क्रिप्टो में पैसे लगाना। तो ये शॉर्ट मनी का जो लोगों को प्रलोभन है ऑनलाइन, इसमें जाके फँस जा रहे हैं और इसमें इनके मैक्सिमम पैसे बर्बाद हो रहे हैं। देखें इन्होंने मई 2023 से जुलाई दो 2025 के बीच में फ्रॉड करा। फ्रॉड करने के बाद ये जब इनको लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रही है, तो ये बैंक से फरार हो गया, बैंक से भाग गया। फिर जब मैनेजमेंट के पास कंप्लेन आई, मैनेजमेंट ने जब इंक्वायरी कराई, तो पता चला इन्होंने तो बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रखा है, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर इंक्वायरी होने लगी सस्पेंशन के बाद तो सारा निकल कर के सामने आया। एफआईआर की गई, ईडी सीबीआई को रिपोर्ट किया गया। ईडी सीबीआई ने बड़े प्लानिंग से इनको पकड़ा। ऐसा नहीं कि ये तुरंत पकड़ में आ गया। ज़ाहिर-सी बात है एजेंसीज़ के पास और भी मैकेनिज़्म होते हैं पकड़ने के, इनके मोबाइल के लोकेशंस और चीज़ों को स्टडी किया गया, फिर इनको मूविंग ट्रेन से अहमदाबाद में पकड़ा गया। अब आप देखो इन्होंने फ्रॉड किया कैसे? कौन-सा तरीका इन्होंने अपनाया? तो हाल के दिनों में लगभग जितने फ्रॉड हुए हैं, मॉडस ऑपरेंडी लगभग यही रहा है। इन्होंने जो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स होते हैं बैंक में, अब देखो कोई भी फिक्स्ड डिपॉज़िट कराता है तो वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी कराते हैं। आज के यंगर जनरेशन्स के जो लोग हैं, जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो तो अपने मोबाइल पे, ऐप पे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। एसएमएस अलर्ट को भी वो अच्छे तरीके से देखते रहते हैं, बीच-बीच में वो बैंक का स्टेटमेंट भी चेक करते रहते हैं। लेकिन सीनियर सिटीज़न बेचारे उतने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और बैंक में सर्विसेज़ ऐसी हो रखी हैं कि सीनियर सिटीज़न्स को ठीक-ठाक सर्विस मिल नहीं पाती। बैंक में वो जाना भी पसंद नहीं करते। तो एफडी बना लिया, वो तो ये सोच के हैं कि भाई एफडी पड़ा हुआ है मेरे घर में, 10 साल की एफडी बना ली, वो डबल होगा 10 साल में, 5 साल में और उनको पता भी नहीं चलता यहाँ फ्रॉड एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनके एफडी से पैसे निकाल कर के अपने किसी रिलेटिव्स के खाते में डाल देते हैं या अपने किसी जानकार के अकाउंट में डाल देते हैं और फिर उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो एफडीज़ का मामला ये रहा। पीपीएफ आपको पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये अकाउंट होता है और एम्प्लॉइज़ के बीच में ये अकाउंट काफ़ी पॉपुलर है। हाल के दिनों में थोड़ा कम पॉपुलर हो गया है क्योंकि एटीसी का बेनिफिट्स तो अब न्यू रेजिम में टैक्स में मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी ये पुराने अकाउंट्स जिनके हैं वो तो चल ही रहे हैं। सीनियर सिटीज़न्स ये भी अकाउंट्स होल्ड करते हैं और ये लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है। इसमें डे टू डे तो ऑपरेशन लोग करते नहीं, जिस तरह से सेविंग खाते में करते हैं। पैसे एक बार पड़े हुए हैं, बड़े-बड़े अमाउंट पड़े रहते हैं, 20 लाख, 30 लाख रुपए लोगों के पड़े रहते हैं इसमें। तो हितेश ने पीपीएफ अकाउंट्स को भी टारगेट किया। पीपीएफ अकाउंट्स के पैसे मंगवाए नागपुर सेल से और फिर उसको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को भी इन्होंने टारगेट किया। कई सारे डोरमेंट अकाउंट्स को इन्होंने एक्टिवेट किया और फिर उसमें पैसे ट्रांसफर किए। बैंक में जो अकाउंट ऑपरेशंस में नहीं होता 3 साल, 4 साल, मतलब 6 महीने तक अगर आपने उसमें कोई ब्रांच जाके कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं करा, तो वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। लेटेस्ट अभी का जो आरबीआई का जो नियम है, अगर आपने फेस टू फेस कोई ट्रांज़ैक्शंस बैंक में नहीं करे, तो सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि आप इस अकाउंट्स में ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर रहे और फिर वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊँ, लंबे समय तक अगर कोई भी अकाउंट में कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं करता, तो वैसे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उसको डोरमेंट बोलते हैं बैंकिंग भाषा में। वैसे अकाउंट्स को जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं क्योंकि कस्टमर्स तो उसको देखेगा ही नहीं। बैंक में सीबीएस में ये पता चल जाता है कि कितने दिनों से इस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है। अब 4 साल 5 साल पुराने खाते हैं उसमें ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे। तो वैसे अकाउंट को ये फ्रॉडस्टर्स टारगेट करके उसमें उसको रीएक्टिवेट करके उसमें पैसे फ्रॉड तरीके से जो एफडीज के पैसे, पीपीएफ से जो लूटे हुए पैसे हैं, वो इसमें ट्रांसफर करके फिर उसको अपने किसी रिलेटिव्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां से कैश निकाल करके या डायरेक्ट उसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में यूज़
इस शख्स ने किया। लगभग अभी के टाइम में जितने फ्रॉड हुए हैं, सब जगह यही मोडस ऑपरेंडी निकल कर के सामने आ रही है। एक और फ्रॉड के बारे में आपको पता होगा, आईसीआईसी बैंक की ये साक्षी गुप्ता है, रिलेशनशिप मैनेजर कोटा ब्रांच में इन्होंने फ्रॉड कर दिया था। मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम थी। सीनियर सिटीजन को टारगेट किया गया था, वल्नरेबल कस्टमर्स जो होते हैं उसको टारगेट किया गया था। उनके पैसे इसी तरीके से इन्होंने भी अपने रिलेटिव्स, अपने जान-पहचान के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करे, फिर वो पैसा अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया। मार्केट में लगाया, बेटिंग ऐप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन्होंने भी लगभग यही काम किया था। तो कई सारे फ्रॉड इस तरह के निकल कर के आ रहे हैं, और जब इस तरह की फ्रॉड होती है तो पब्लिक परेशान हो जाती है बेचारी। एक देखो, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक तो खैर फ्रॉड के लिए जानी ही जाती है। मुंबई में एक नया मामला निकल कर के सामने आया है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 100 करोड़ प्लस के फ्रॉड हो गए। इसके तो ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं होते, 2 ब्रांच, 4 ब्रांच, 10 ब्रांच पे कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट कर रही होती है। पता नहीं लोग कोऑपरेटिव बैंक्स में मुंबई में पता नहीं क्या कल्चर है। आप देखो, लगभग बहुत सारे फ्रॉड्स मुंबई से निकल करके सामने आते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे लोगों के पास पैसे हैं, और फिर फ्रॉड भी वहीं पे हो रहा है। हितेश का भी जो ये मामला है, ये मुंबई का ही मामला है। ये भी फ्रॉड मुंबई में ही हुआ है। अब देखो, इसमें पैसे तो निकल गए, अब बैंक में ताला लग गया, ब्रांच में ताला लग गया, पब्लिक परेशान है। ऐसी जब स्थिति होती है, जब छोटे मोटे बैंक में इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उस पर एम्बार्गो लगा देती है। आरबीआई उसको, ये देखो, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, और जब विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो पब्लिक फिर पैनिक हो जाती है कि क्या होगा। अब डीआईसीजीसी के तहत आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, लेकिन उसके भी बड़े लंबे प्रोसीजर है, उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी तो मैं कुछ केस स्टडी दिखाता हूँ। देखो, एसबीआई क्लर्क में भी सेम ही मामला था। जिस तरह से आपने आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया का फ्रॉड देखा, सेम ही तरीके से यहाँ पे भी एक क्लर्क ने फ्रॉड किया। मामला ये होता है कि मोडस ऑपरेंडी सेम था, प्रोसीजर सेम थे, इसी तरीके से एसबीआई के क्लर्क ने भी फ्रॉड किया। अब सवाल ये उठता है कि इतने फ्रॉड्स हो क्यों रहे हैं। तो भाई, फ्रॉड इसलिए हो रहे हैं कि जो यंगस्टर्स बैंक में आ रहे हैं, उनको लगता है कि शॉर्ट मनी, आप पैसे निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में पैसे डालेंगे, वहां से पैसे कमा करके वापस कर देंगे। तो भाई, बैंक में ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। फ्रॉड आपने किया तो वो फ्रॉड कैटेगरीज में ही आएगा, और ऐसे लोग चार्जशीट होते हैं, ऐसे लोग टर्मिनेट होते हैं, डिसमिसल होते हैं। लेकिन फिर भी जो है, फ्रॉड रुक नहीं रहा। मॉडस ऑपरेंडी को भी आपने देखा, वही तरीका है। अब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को टारगेट करना, डेफ में जो पैसे पड़े हुए हैं उसको टारगेट करना। डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड करके एक फंड होता है, जो लॉन्ग टर्म, अगर किसी ने अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं किए 10 साल तक, अगर किसी ने अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो उसके अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं वो डेफ में चला जाता है आरबीआई के पास। तो उसको वो पैसे मंगा करके, री केवाईसी करके, एप्लीकेशन लगा करके भी कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है बैंक में। तो ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है, डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करके फ्रॉड करना। उसके बाद सवाल ये उठता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जाहिर सी बात है, चेक्स एंड बैलेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है। अब कस्टमर को क्या करना चाहिए, देखो भाई, आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो आपको उसको वॉच करते रहना है। मोबाइल अलर्ट आपके पास होना चाहिए, आधार में जो नंबर लिंक है वही बैंक अकाउंट में आप लिंक करके रखें। ऐप, सारे लगभग जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, सबके अपने अपने ऐप बने हुए हैं। ऐप पे आप समय समय पे जाके चेक करते रहो कि क्या आपका स्टेटमेंट है, आपके पैसे सुरक्षित हैं या नहीं है। एम्प्लॉइज को क्या करना है, देखो भाई, इस तरह के फ्रॉडस्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको काफी वॉचफुल रहना होगा। पासवर्ड शेयर वेयर करने का काम ना करें। देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक में जो होता है वो 2 पासवर्ड उसमें यूज होते हैं, एक मेकर का, एक चेकर का, मिनिमम 2 तो होता ही होता है। बड़े ट्रांजेक्शन में 3 पासवर्ड भी लगते हैं, रिलीजिंग पासवर्ड भी लगता है, लेकिन 2 पासवर्ड के बगैर तो आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। हाँ, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ पावर सिंगल पासवर्ड्स में भी दे रखे हैं, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन, फंड ट्रांसफर के ट्रांजेक्शन, राम के खाते से रहीम में पैसा जाना है, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स में तो 2 पासवर्ड यूज होगा ही होगा। इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो अपना गुडविल जनरेट करके लोगों को, अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपने साथ मिला करके, उसका फेथ जीत करके, फिर वो इस तरह के फ्रॉड करते हैं। अब फ्रॉड तो इन्होंने किया, लेकिन जिन दूसरे एम्प्लॉयज के पासवर्ड यूज हुए होंगे, उनको भी पनिशमेंट आएगी, वो भी जाएगा, वो भी डिसमिस होएगा। तो एम्प्लॉयज के लिए सजेशन है, आप पासवर्ड बिल्कुल भी यूज ना, दूसरों को ना दें। दूसरा, कस्टमर्स के लिए है कि भाई आप अपना अकाउंट देखते रहो, नहीं तो पता चलेगा किसी भी दिन आप सो के उठे और आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस का क्लेम आएगा, लेकिन उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही लंबे प्रोसीजर हैं, तुरंत पैसे आते नहीं है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखना है अपने अकाउंट का। और इस तरह के जो फ्रॉड्स निकल करके सामने आते हैं, तो इसको भी पब्लिक में डिस्कस करना है, पब्लिक में बताना है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों और अपने पैसों का खुद सुरक्षा करने में समर्थ हों।